प्यारे बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस देखेंगे क्लास 12 का, जिसका कोड है 054। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अभी तक नए सेशन 2023-24 का सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन चूँकि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हमें बिजनेस स्टडी की पढ़ाई भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इस दौरान जो है हम जो सिलेबस पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के लिए, वह सिलेबस जो पिछले साल 22-23 का होगा उसी के अनुसार पढ़ाई होगी, जब तक कि कोई अपडेट सीबीएसई से नहीं आता है। जैसे ही सीबीएसई से अपडेट आएगा सिलेबस के संबंध में, हम आपको तुरंत उसके बारे में सूचना देंगे। और वैसे भी सिलेबस जो भी हो नए सेशन के लिए, बिजनेस स्टडी के अंदर यही चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। जैसा कि आप 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कॉमर्स के अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, तो उसमें आपने जो बिजनेस के बारे में पढ़ा है, बिजनेस के टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम 12th क्लास में बिजनेस स्टडी के अंदर हम यह पढ़ेंगे कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हमें अपने बिजनेस को मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या उसके तरीके हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि फॉलो किया जा सकता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसे हम चैप्टर वाइज धीरे धीरे एक्सटेंशन पार्ट पढ़ेंगे हम, जिसमें कि पहला पार्ट हम देख रहे हैं सिलेबस के अंदर, जिसका दिया हुआ है नाम प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम मैनेजमेंट क्या होता है, हिंदी में इसे हम प्रबंधन कहते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं और इसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पार्ट ए के अंदर हमें पढ़ना है। और इस पार्ट ए को अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, जिनमें से यूनिट 1 जो है वह नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो यह प्रबंधन की अगर हम कहें तो एक प्रकार से महत्व कह लो, या उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें प्रबंधन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मीनिंग एंड फीचर पढ़ना है, विशेषता क्या है इसकी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है और उसके महत्व क्या क्या है, इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अभी हम चूँकि चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सिलेबस को समझने के लिए हमें प्रबंधन क्या होता है यह समझना चाहिए। तो प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, चूँकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी हमें जानना चाहिए। प्रबंधन क्या होता है, तो प्रबंधन अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो दूसरों से लिया गया कार्य प्रबंधन कहलाता है। तो जो कला होता है दूसरे से काम लेने की, उसे हम प्रबंधन कहते हैं। अब मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है कि मैनेजमेंट के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हम अपने डेली लाइफ में हर जगह हम अपने मैनेजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह की बातों को हमें इसमें पढ़ना है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन क्या है, मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है या साइंस है या एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या होता है,
जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर्स होते हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद बनते हैं। तो उसी तरह से क्या है मैनेजमेंट, क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मैनेजमेंट एक साइंस है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, आर्ट है। आर्ट के अंदर एक कला होता है जो एक पर्सन टू पर्सन जो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद आगे हमें पढ़ना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें। कौन कौन से लेवल पर कितने लोग होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, इसके बारे में पढ़ना है मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। मैनेजमेंट फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, जिसमें कि ये जो 5 फंक्शंस हैं यह मैनेजमेंट को पूरे तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मैनेजमेंट के पूरी तरह से एक तरह से रिलेटेड होते हैं। और कोऑर्डिनेशन है, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन सह संबंध होता है जिसमें कि अलग अलग लेवल पे जो मैनेजमेंट के होते हैं उनके आपस में किस तरह से संबंध होते हैं, या एक ही लेवल पर आपस में किस तरह से संबंध होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें यूनिट 1 में। अब हम देखते हैं कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो हमें यूनिट 2 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है यूनिट 2 में, यानी कि सिद्धांत क्या होता है प्रबंधन का। तो प्रबंधन का सिद्धांत वह होता है जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे लागू किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट उसके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें इसे फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है इसमें, जिसके अंतर्गत फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हैं उनके। तो फायोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 14 हैं, उनके बारे में डिवीजन ऑफ लेबर करके जो है वो सब पढ़ना है हमें। टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, उसने किस तरह से नई नई टेक्निक्स के द्वारा जो है मैनेजमेंट को और प्रभावी ढंग से लागू करने का कोशिश किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 के अंदर हमें पढ़ना है मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे व्यवसाय होता है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके महत्व क्या है, क्या डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डायमेंशंस कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में कैसे ये प्रभावित करते हैं, और बिजनेस जो है इन्वायरमेंट से किस तरह रिलेटेड है, इन्वायरमेंट बिजनेस से किस तरह से रिलेटेड है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड फीचर्स क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम मनी को ऑनलाइन हम यूज करते हैं पेमेंट के लिए, इसके बारे में पढ़ना है हमें। अब आता है 4th यूनिट जो है वो है प्लानिंग क्या है, योजना बनाना। प्लानिंग क्या है, योजना बनाना। अब योजना हम जो बनाते हैं ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, पहला फंक्शन होता है ये, जिसमें कि हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग गेटिंग वर्क डन, मतलब थ्रू अदर्स, एक मैनेजमेंट का एक परिभाषा है जिसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं प्लानिंग के अंदर वो है थिंकिंग एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर,
इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इसके अंदर प्लानिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, या किसी भी चीज़ को करने से पहले हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे इस चीज़ों को। यूनिट 5 में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस लेवल पे होता है, इसके बारे में। फंक्शनल क्या होता है, डिविजनल क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जब जो संबंध होता है एम्प्लॉइज़ के बीच का वो किस तरह का होता है, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं डेलीगेशन के, इम्पोर्टेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बारे में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस, किस तरह से जो है सेंट्रलाइजेशन जो है वो किस तरह से मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, या डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 6th जो यूनिट है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि जब हम कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन का काम कर लेते हैं, फिर स्टाफिंग काम होता है कि हम उन जगहों पे किस तरह से एम्प्लॉय को हम रखेंगे। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग, क्यों ज़रूरी है स्टाफिंग, क्योंकि जो भी हमारे पास संगठित किए हुए चीज़ें हैं, कंप्यूटर वगैरह है या जो भी है चीज़ें, वो सब अपने आप तो काम करेंगे नहीं, उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए स्टाफिंग ज़रूरी होता है। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट किस तरह से है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिलेक्शन कैसे हम करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और एक बार सिलेक्शन होने के बाद हम उनका ट्रेनिंग करते हैं कि उनको क्या काम करना है, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉइज़ का कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसमें क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होता है, एक तो ऑन जॉब होता है और एक होता है ऑफ द जॉब होता है, ये इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में इस यूनिट के अंदर। उसके बाद 6th यूनिट में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। 7th यूनिट में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग क्या है, यानी कि जो फंक्शंस मैनेजमेंट है, जिसमें प्लानिंग हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, उसके अलावा हमारा स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग मतलब कि एम्प्लॉइज जब अपनी जगह पर बैठ के राइट प्लेस पे, तो हमें उनको डायरेक्शन भी देना ज़रूरी है कि वो क्या क्या काम करना है। वो तो अपने आप काम कुछ करेंगे नहीं, तो उनको एक ऑब्जेक्टिव देना है कि आपको जो है ये गोल अचीव करना है। तो इस तरह के काम कौन करता है, डायरेक्टर करता है डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग जो है एक फंक्शन है जिसमें कि उसे कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना है हमें कि डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ को, किस टाइप से मोटिवेट कर सकते हैं उनको हम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल भी होता है एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे पर्क जो मिलता है आपको, जिसमें कि अब सैलरी के अलावा आपको हाउस मिल गया रहने के लिए, आपको फूड मिल गया, लॉजिंग मिल गया साथ साथ। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है आपको, तो ये सारी चीज़ें भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लीडरशिप के बारे में, क्योंकि डायरेक्टर एक लीडर की तरह होता है जो सारे एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट करता है, तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल
कितने प्रकार के लीडर्स होते हैं, जिसमें कि ऑथोरिटेटिव लीडर्स, टाइप्स ऑफ लीडर्स में आता है, जिसमें कि डेमोक्रेटिक एंड लाइसेंस फेज फेरिंग, जो कि ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जब डायरेक्टर जो है वो कम्युनिकेट भी करता है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, किस तरह से उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एक डायरेक्टर के अंदर, ये सारा एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये एक मैनेजर के हम एक डायरेक्टर के रूप में देखते हैं, और डायरेक्टर जो है वो एक लीडर की तरह काम करता है। उसे कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, किस तरह से, और क्या क्या कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। जिसमें कि कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्सेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या बैरियर्स के रूप में, रुकावट के रूप में चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली जो है 12th का जो पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बैरियर से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में लिखा था कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, इन बैरियर्स से हम कैसे ओवरकम, उससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए इस बैरियर्स को दूर करने के लिए। तो इस डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट 7 में। और यूनिट 8 जो है वो है कंट्रोलिंग जो है फंक्शंस, जो मैनेजमेंट है उसका लास्ट होता है फंक्शन कंट्रोल करने का। और इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, और हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें पता ही चलेगा कि हमें ट्रेन कहाँ जा रही है। अगर ट्रेन में के अंदर ब्रेक ना हो तो हम जो है ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ट्रेन अपने आप चलते रह जाएगी। तो जिस तरह से ब्रेक ट्रेन के अंदर काम करती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग जो है वो ब्रेक लगाने का काम करती है, हमें यह देखने का मौका देती है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। तो कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देखो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या है कि प्लानिंग जो है लुकिंग फॉरवर्ड होता है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड होता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, किस तरह से प्लानिंग जो है लुकिंग फॉरवर्ड होता है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड होता है, जिसमें कि हम जो भी प्लान किए होते हैं, गोल सेटअप किए होते हैं, उसको हम कैसे अचीव करते हैं, या हमने कितना अचीव किया है। अगर पूरी तरह से अचीव नहीं किया है तो उसके रेमेडियल क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगे उसे अचीव करने के लिए, फिर से नया प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग करना, यह एक जो है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है मैनेजमेंट के अंदर, फंक्शंस जो कि एक ख़त्म होती है दूसरा शुरू हो जाता है। इस तरह से ये स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, कौन कौन से कंट्रोलिंग के स्टेप्स है, इसके बारे में भी हमें जो है वो पढ़ना है चैप्टर 8 में। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वह हमें फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना होता है, जिसमें कि हमने ये चैप्टर्स जो है 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। पार्ट ए जो कि हेडिंग आपने देखा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पार्ट ए में 8 यूनिट्स है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरह से 8 यूनिट्स में बटा हुआ है चैप्टर फर्स्ट टर्म का, उसे हमें पढ़ना है इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड टर्म के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो है वो तो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, जो कि पूरे साल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसमें तो पूरे बुक में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए नहीं, आपको तो पूरे फाइनल पेपर के लिए ही तैयारी करनी है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आपको जो है पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं बुक्स के, जो भी इसमें दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट टर्म में वो पढ़ने हैं और सेकंड टर्म में ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जो कि अगले साल आपके जो एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब पार्ट बी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में हमें पढ़ना है पार्ट बी में। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है एंड मार्केटिंग क्या होता है। अब इसमें हम जो है इसको यूनिट्स में जो बांटा गया है वो है यूनिट 9 दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसमें कि कॉन्सेप्ट,
रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि हम कह सकते हैं कि फाइनेंस का कैसे मैनेज करना है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फाइनेंस को मैनेज करने की। किसी भी फर्म के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए उसके पैसों का मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है, उसे क्या भूमिका है उसमें, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि व्यवसाय के लिए फाइनेंस जो होता है वो उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का शरीर में जिस तरह से ब्लड चल रहा होता है वैसे ही फाइनेंस जो होता है वो किसी व्यवसाय का ब्लड की तरह काम करता है, शरीर के अंदर जिस तरह चलता है उस तरह से। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंस के मैनेजमेंट के अंदर। हम सही तरह से फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा व्यवसाय आगे सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है हमें पार्ट बी में यूनिट 9 के अंदर। उसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ेंगे हम कि हम इन्वेस्टमेंट के टाइम में किस तरह डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड का डिसीजन किस तरह से लेते हैं, इनके मीनिंग क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कैपिटल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तो होता है ओनर्स कैपिटल और दूसरा होता है बोरोवर्स कैपिटल। दोनों ही कैपिटल होते हैं। ओनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना खुद का घर से पैसा ला करके जब लगाता है, किसी फर्म को स्टार्ट करता है, तो वह क्या होता है, ओनर्स फंड होता है। और जब कोई व्यक्ति लोन ले करके और फंड को इकट्ठा करता है, उसके बदले में उसे ब्याज देना पड़ता है, तो उसे बोरोवर्स फंड कहते हैं। तो फंड कहीं से भी आए व्यवसाय चलाने के लिए उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर कैपिटल का सही होगा। बाहर से फंड लाया हुआ सही होगा या अपना घर से लाया हुआ पैसा वो सही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा पैसा हम घर से ही ला पाएँ, कुछ पैसा हमें मार्केट से भी लेना पड़ सकता है। तो उसको क्या कारण है, कितने का उसका दोनों का रेशियो होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें कि उसके कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है एंड कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। फिक्स्ड क्या होता है एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो कुछ जो हमें पैसा होता है वो फिक्स्ड कैपिटल में लगाना पड़ता है और कुछ पैसा अपने पास वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना पड़ता है, जो कि डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। फिक्स्ड हमने कोई प्लांट लगा लिया या हमने लैंड परचेज कर लिया, तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं, मशीनरी परचेज कर लिया हमने, फर्नीचर परचेज कर लिया अपने फॉर्म के लिए, तो ये सारे जो एसेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसके बिना हमारा व्यवसाय नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें दोनों तरह के पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के रूप में सारा पैसा हम फिक्स कैपिटल लगा देंगे तो डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होंगे, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना या जो भी प्रकार के अलग तरह के जो खर्चे होंगे उसके लिए भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल कहते हैं उसको, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों प्रकार के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। कॉन्सेप्ट क्या है इसका और फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं डिसीजन लेने के टाइम पे कि हमें कितने पैसा फर्स्ट फिक्स कैपिटल लगाना है या कितना पैसा हमें वर्किंग कैपिटल में रखना है, इनकी ज़रूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है इनकी, इन सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट 9 में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि फाइनेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो मार्केट से मिलता है हमें। वो कौन कौन से मार्केट हैं जहाँ से हम पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, कैपिटल मार्केट हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर्स। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है जहाँ पे हम शेयर्स को परचेज और सेल करते हैं, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं।
उसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेडिंग के प्रोसीड्यूर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि शेयर्स को हम किस तरह से परचेज और सेल्स करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज जो बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, ये आपको पता है कि यह एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जो कि नज़र रखती है, जो शेयर्स का काम होता है उसके ऊपर, कि कहीं कहीं गलती तो नहीं हो रही है, तो उसके क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के, और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अभी 12th क्लास का जो सीबीएसई का बोर्ड का जो पेपर आया था, बिजनेस स्टडी का जो रिसेंटली हुआ था, उसमें सेबी से रिलेटेड फंक्शंस के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेबी के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, आपको ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो सेबी के बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो अब हम इसमें देख रहे हैं अगला टॉपिक जो है वो है यूनिट 11, जिसमें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया हमने यूनिट 10 में, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का जो इसका हम मार्केटिंग करते हैं उसकी प्राइस कैसे फिक्स की जाती है, किस तरह से ब्रांडिंग होती है, किस तरह से पैकेजिंग होती है, किस ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये कैसे हम उस चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं, लोगों तक तो पहुंचाते हैं कि हमने क्या बनाया है मार्केट में सेल करने के लिए, उसमें प्रमोशन के लिए, जो भी उसके उत्पाद को हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, पब्लिक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू अ गुड्स होता है या कोई सर्विस होता है जो कि हमें लोगों तक पहुंचानी होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है कि हम कैसे लोगों तक उसको सही ढंग से पहुंचा सकते हैं और कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है उस प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। उसमें सुरक्षा से संबंधित ध्यान रखना पड़ता है, प्रोडक्ट को कैसे सुरक्षित रूप से वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फिलॉसफी, मार्केटिंग मिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइस कैसे फॉर्मेशन होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट उसके फैक्टर क्या क्या डिटरमाइन करते हैं प्राइस है, इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किन चैनलों से जो है प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रमोशंस के कॉन्सेप्ट क्या, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सेल्स प्रमोशंस क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यूनिट 11 में मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। अब आता है यूनिट 12। यूनिट 12 जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है कि किस तरह से उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सकता है। ये बिल्कुल जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट से हम परचेज करते हैं, तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए है। इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, वह कंज्यूमर जो है वो कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है मार्केट से, उसे किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको भी किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स इसके अंतर्गत हैं, और गवर्नमेंट जो है किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के या किसी प्रोड्यूसर के साथ, तो उसके लिए हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर्स में यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। उसे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए इसमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर है, क्या होता है कंज्यूमर, कौन होता है,
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, उसमें रिड्रेशल मशीनरी क्या क्या है, रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, उसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर को अवेयर रहने के लिए, किन किन बातों का, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करते हैं, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हेल्प करती है कंज्यूमर को उनके राइट्स को बताने में या उनको प्रोटेक्ट करने में। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई इलीगल काम करता है या फिर से धोखा देता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, तो वहाँ पे हम किस तरह से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हम जो है जो सिलेबस है बिजनेस स्टडी का उसके अंदर हम 12 यूनिट्स में बटा हुआ है पूरा सिलेबस। इन 12 यूनिट्स को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे पूरे साल, और इसमें हम एक एक करके, जिसमें कि फर्स्ट टर्म के अंदर जो है हम 8 यूनिट्स को पढ़ेंगे, और बाकी जो यूनिट्स है 4 यूनिट्स वो हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। और इस तरह से जो है 1 अप्रैल से और अगले साल के जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा उस तक हमें इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने हैं बिजनेस स्टडी 12th क्लास के अंदर। अब जो है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। तो पार्ट ए में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें यूनिट 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यूनिट 3 मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है, यूनिट 4 प्लानिंग है, यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग है, यूनिट 6 स्टाफिंग है, यूनिट 7 डायरेक्टिंग है, यूनिट 8 कंट्रोलिंग है, और इस तरह से यूनिट 9 जो पार्ट बी के अंदर बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के नाम से है, जिसके अंदर यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट्स है, यूनिट 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से जो है हम 12 यूनिट्स में बिजनेस स्टडी का पूरा सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम आपको देने हैं, जो कि जैसा कि पता है कि 80 मार्क्स के बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और आपको उसे सबमिट करने होते हैं। तो इस तरह से जो है सिलेबस हमने देखा बिजनेस स्टडी का अकाउंटेंसी के अंदर, कॉमर्स के अंदर। और जो है अब हम जो है अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।